हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे। हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। और अगर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं बच्चों को, या आप अपना वैल्यूएबल सजेशन देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो आप दे सकते हैं उसमें कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अभी जो हमारे पेपर हुए हैं सब एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और रिसेंटली एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है, जैसे पहला मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में इंटेक्स क्वेश्चन करवाए थे आपको। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारी नई एनसीईआरटी है 24-25 की, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद हम एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव करेंगे। और कुछ हम एमटीजी के क्वेश्चन करेंगे। तो ये मान के चलिए आप, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये वाली सीरीज फॉलो कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं और उसके पीछे का कंसेप्ट जान लेते हैं, तो आपके जो एजुकेशन है या जो आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, पार्ट 3 जो है मेरा, वो गोल्डन रूल होने वाला है। और गोल्डन रूल मीन्स ये है कि लास्ट ईयर जेई नीट, जेई हो या नीट हो या कोई और अदर एग्जाम हो, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन का एक टाइप में बताऊंगा। अगर आप इस बार का जेई नीट का पेपर का उठाएंगे तो आप देखेंगे मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें करवाई हैं अपने चैनल पे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। नीट का इतना टफ क्वेश्चन आया है, अगर देखा जाए 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के सारे क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, बस वही है, अब अपना अप्रोच कैसा बनाते हो, एनसीईआरटी को फोकस करिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और पीवाईक्यू को देखिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम शुरू करते हैं आपकी एनसीईआरटी। तो यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका है। पहली बात, ये जो हमारी एनसीईआरटी मेरे पास पुरानी है, लेकिन मैंने नए के हिसाब से इसमें क्वेश्चन देख लिए हैं क्या क्या है। ये जो 2.1 लिखा है बच्चों, क्योंकि पहला चैप्टर पहले फिजिकल वर्ड था, अब वो हट गया है, तो इसलिए 2.1 अब आपकी नई एनसीईआरटी में 1.1 मिलेगा। तो जहां पर भी 2.1 लिखा है मतलब ये 1.1 है। 2 चैप्टर को रिफर करता है और 1 क्वेश्चन को करता है। ठीक है, और इसमें ये सारे ही क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ कंसेप्चुअल हैं। और उसके बाद पहले इसमें 29 क्वेश्चन हुआ करते थे, 29-30। अब जो है इसमें कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं, जैसे ये 2-3 हट गए हैं, तो 17 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट इस एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको कहीं पर लगता है डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। सजेशन मैं आपको ये दूंगा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरे के नोट्स नहीं होते हैं बच्चों, दूसरे का स्टडी मटेरियल होता है, अपने होते हैं नोट्स। खुद से लिखो, वीडियो को पॉज करके। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं, शिद्दत से करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। अगर नहीं आ रहा है तब देखिए सोल्यूशन। ये नहीं कि हमें ये भी आता है बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने तो ये भी देखा, मेरे वीडियो में आधे से आधा देख के निकल जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन थोड़ी होता है जो आधा वीडियो देख के निकल रहे हैं। वीडियो चाहे मेरी देखो या किसी और की देखो, देखना अच्छे से होता है, फोकस होके। ठीक है, हो सकता है कोई पॉइंट जो आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं वही आ जाए एग्जाम में। कुछ इजी नहीं है, कुछ टफ नहीं है। सिलेक्शन में आपको एक बात और बता दूं लास्ट, जो सिलेक्शन होता है ना बच्चों, वो टफ क्वेश्चन से नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा इजी क्वेश्चन से होता है। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे सभी पढ़ के गए हैं, टफ क्वेश्चन तो बहुतों को नहीं आएंगे ना। तो इसलिए जो क्राउड होता है एक आपके मेरिट के आसपास, वो इजी क्वेश्चन की वजह से होता है। अगर आप इजी क्वेश्चन सही से टैकल कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। चलिए, ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर। जो इजी क्वेश्चन होंगे मैं यहीं पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। देखिए, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता है कि जो क्यूब है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ बायो के भी बच्चे होंगे, क्यूब जो है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब। मतलब साइड को अगर आप 3 बार इंटू कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सर साइड हमें 1 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, देखिए अगर हम एक बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। बच्चों में आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटी छोटी बातें।
तो यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर निकालते हैं हम तो 1/100 मीटर हो जाएगा। इसी को हम शॉर्ट में 10⁻² मीटर कहेंगे। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। ठीक है, अब आपको इसका क्यूब करना है। अगर आप इसको क्यूब करेंगे तो मतलब 10⁻⁻² का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक, तो जैसे आप इसका क्यूब करेंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। आगे कहते हैं द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, हाइट इतना इज इक्वल टू। तो किसी भी आपने सिलेंडर, थोड़ा सा हम पीछे चले, अगर पहले का ही दूसरा पार्ट है, आपने सिलेंडर देखा होगा बच्चों। ठीक है, वो गैस सिलेंडर नहीं, सिलेंडर का शेप, ये आपने 10th क्लास में देखा होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए सिलेंडर का दो एरिया, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और एक ये बेस का जो ये हमारे सर्कुलर पार्ट दिख रहे हैं इसका एरिया होता है। तो यहाँ पे कर्व तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, यहाँ पर ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो कर्व का अगर पूछेगा 2πr/h हो गया, और बेस का देखेंगे ना अगर, तो πr² लोअर का और πr² अपर का। तो इसी को सॉल्व करके हमारा क्या बनता है, 2πr/h प्लस 2πr²। तो आपने ये फॉर्मूला रट्टा भी मार रखा होगा, तो याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, रेडियस की वैल्यू रखनी है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, रेडियस की वैल्यू रखनी है, हाइट की वैल्यू रखनी है। दोनों सेंटीमीटर में दिए हैं, आपको ये मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 3.14 इंटू रेडियस आपको दी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर, और आंसर mm में है। ये देखिए, आप ये ध्यान दीजिए कि आंसर है किस में, आंसर आपको किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया है। तो आप ये मान के चलिए 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे आपके, 2 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 20 मिलीमीटर। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक है, और इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻³ हो जाएंगे तो वहाँ पे 20 हो जाएंगे। तो ये हमें 20 हो गया। और अंदर हाइट कितनी दी है आपको, हाइट आपको दी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, 100 + 20। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें अगर, तो इसका आंसर लगभग आ रहा है 15072 mm का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, टाइम वेस्ट ना करें। ये तो इंटू है, आप कर लेना एक बार इसको ट्राई। अब देखो ये तो हमारा आंसर है, लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, ठीक है, हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी आंसर को रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, देखो काउंट करिए 1 2 3 4। तो आप ऐसे लिखेंगे, पहला डिजिट के छोड़ के बाद एक वो लगा देंगे पॉइंट, इंटू 10⁻⁴ आप लगा देंगे 4, क्योंकि 4 थे टोटल, तो ये बन गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जेई में डिजिट वाले प्रॉब्लम आते हैं या नीट में आ जाते हैं कभी, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये कोई गाड़ी है मूविंग विद स्पीड 18 km/h, कवर मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, ये आपसे कह रहे हैं जो आपका सी पार्ट है कि जो km/h है इसको मीटर पर सेकेंड में बदले। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होगा किसी किसी को कि 5/18 से अगर हम इंटू करेंगे, या आप ऐसे कर लो, उल्टा हो जाएगा, 18/5 से इंटू करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 मीटर हो गए। और ये आर है, आर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 60 मिनट और 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 2 से कट गया 5, ठीक है, और 2 से ये कट गया 3 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/18। तो अगर आपके पास डेटा क्या है, अच्छा उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ, अगर आपके पास किलोमीटर है, km/h है, आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो 5/18 से इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम में नहीं करोगे ये सब आप, ठीक है, 5/18 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 18, तो 18 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 × 5/18, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब है 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगर इसका रिवर्स होगा कभी, मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर दीजिए, 18/5 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक, कहने द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इतना, इट्स डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब। देखिए आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है 11.3। ये किस में दिया है, ये आपको रिलेटिव डेंसिटी दी है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है पहले तो आपको वो आना चाहिए। तो डी पार्ट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव कोई भी वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सैंपल, अपॉन में होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों होता है, या आप मेरे को रीजन बताइएगा। तो आपको निकालना डेंसिटी है, ये वैल्यू आपको दी है और ये कितनी दी है 11.3, और निकालने किसकी है, इट्स डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर -3 की निकालनी है। ठीक है, और ये जो हमारी डेंसिटी है ये आपको निकालनी है, तो डेंसिटी ऊपर ही रहने दी। और पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप ये कह सकते हैं ये होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर -3। तो जैसे आप इसका इंटू इधर करेंगे तो आपका डेंसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, तो डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको केजी में बदलना है तो आपको पता है 1 केजी में क्या होते हैं, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। तो वहाँ से आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1 ग्राम से 10⁻³ से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.13 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखिए आपको क्या दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर टू सेकेंड -2। तो कहने का मतलब है जब भी आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना है तो सबसे बढ़िया बच्चों जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका एप्लीकेशन क्या है, हमने कई बार बात भी करी है अभी जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये हो जाएगा, जब भी आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। आप कहोगे सर ये क्या है, देखो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो 2 पैरामीटर से करेक्टराइज होती है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट। तो डिफरेंट अगर आप यूनिट में जाएंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की जो वैल्यू है ना वो 1000 मीटर के बराबर है। तो एक क्या है इसमें नंबर, यू क्या है इसमें किलोमीटर। तो वैसे ही एन यू हमेशा कांस्टेंट होता है, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना ही छोटा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो अगर 2 सिस्टम दिया होगा तो आप ये कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है 1 kg मीटर टू सेकेंड -2, 1 kg मीटर टू सेकेंड -2। इस पूरे को मैं u1 ले लेता हूं और ये n1 है मेरा, इक्वल टू ये हमें पता नहीं है जिसको हमें निकालना है, मैंने n2 ले लिया। आगे है ग्राम सेंटीमीटर टू सेकेंड -2। आप इसको इधर भेजिए, डिवाइड करिए, तो kg मीटर टू सेकेंड -2 जब डिवाइड करेंगे ग्राम सेंटीमीटर टू सेकेंड -2 तो सेकेंड और सेकेंड दोनों सेम है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप कहेंगे सर 1000, सेम यूनिट में ले आते हैं इसको तो ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं सर 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आपकी किसकी वैल्यू निकल गई n2 की, तो मतलब n2 कितना हो गया, n2 हो गया आपका 5। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे 1 मीटर इक्वल टू लाइट ईयर। अब आपको पता होना चाहिए लाइट ईयर भी क्या होती है, लाइट ईयर भी आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो 1 लाइट ईयर जो होता है बच्चों उसकी वैल्यू होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लाइट ईयर होती क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिकल मीनिंग बताइएगा इसका। तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 मीटर यहाँ से कितना आ जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो ये लगभग, अब देखो एग्जैक्ट तो आपको याद रहेगा नहीं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लगभग ये 1 पॉइंट समथिंग के बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक। लाइट ईयर तो 1 मीटर में इतने होते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक।
तीसरा क्या कह रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, देखो अभी भी बताया था मैंने, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तब 5/18 का इंटू करते हैं। यहाँ पर सेकेंड -2 है, अभी जो हमने बताया था वो मीटर पर सेकेंड पावर -1 थी, -1 थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे -2 है, -2 है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये आपका सी पार्ट है, हाँ ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन चल रहा है। तो 3 मीटर पर सेकेंड को आपको बदलना है। एक तरीका तो मैंने आपको वही बताया, किलोमीटर वाला, N1 U1 वाला। जब कोई टिपिकल क्वेश्चन आता है या बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप उसको डायरेक्ट भी बदल सकते हैं। आप बताइए 1 मीटर में या 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो अगर 1 मीटर में ढूंढेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1000, तो 10⁻³ तो हमें किलोमीटर तो मिल गया जो ये पूछ रहे हैं। अब हमें आर लाना है। अगर आप देखें 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके राउंड ऑफ कर लेते हैं, 3.9 10⁴ आ रहा है। अब जैसे ही हमने ये किया, कौन सा, पहला वाला, सेम क्वेश्चन ये होगा, और ये क्वेश्चन अच्छा भी है। ये N1 हो जाएगा, ये N1, ये U1, ये N2, ये U2। यहाँ पे न्यूटन दिया है, तो न्यूटन को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं, जब एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको दिया है, अगर आप सेकेंड क्वेश्चन का डी क्वेश्चन देखें तो जी की वैल्यू दी है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर कुछ है सेंटीमीटर क्यूब S-2 G-1, ठीक है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ ये N1 है, हमें N2 निकालना है, क्लियर। अब आप सोचेंगे कहीं पर हम N1 U1 लगा रहे हैं, तो बच्चों जहाँ पर जो सुविधा है, अगर बहुत ज़्यादा यूनिट है N1 U1 लगाइए, ठीक है। तो न्यूटन, आपको ये पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो mL/t-2 इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो kg/s-2 हो जाएगा। तो इसको आप पहले एक कॉम्पैक्ट करिए, kg/s-2, और यहाँ पे हो जाएगा kg जो ऑलरेडी दिया है हमको मीटर 2। इसको सॉल्व करिए, kg1 kg इन दोनों को हमने एक ही बनाना है, तो ये -1, मीटर 1 और मीटर 2 हो जाएंगे मीटर 3 सेकेंड -2। ये आपका U1 है, ये आपका N1 है। N1 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना है बस, ठीक है। ये N2 है और ये वाला U2 है। यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर 2-3 नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया। बस अब आपको क्या निकालना है, अब आपको N2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 जिसकी वैल्यू हमें पता है kg/-1 मीटर क्यूब सेकेंड -2। इसको डिवाइड करें अगर तो kg के नीचे ग्राम भेजते हैं, मीटर के नीचे क्या भेजें, सेंटीमीटर क्यूब, और सेकेंड के नीचे सेकेंड। सेकेंड तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम वो देखने हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, तो 10⁻³ ये -1 की वजह से हो गया। तो ग्राम ऊपर भी है, ग्राम नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻² का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, नीचे भी आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो -3 ये हैं और 10⁻6 ये है, तो ये आ जाएगा 10⁻³ × 10⁻6, तो 10⁻3। तो अब जो आपका N1 है, इसके साथ तो N1 चल रहा है ना, × N1 करना है, मतलब N1 में हमें 10⁻3 का इंटू करना है। तो हमारी N2 की वैल्यू आ जाएगी 6.67 × 10⁻8। क्लियर है यहाँ तक। तो N1U1 करा है हमने, उसके बाद हमने दोनों यूनिट को एक जैसा लेके आए हैं और उसको फिर सॉल्व कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, तब आप बेटर समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है कभी ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे, आप देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। और कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट या एनर्जी, ये आपको पता ही है। इट इक्वल्स अबाउट 4.18 होती है, इन्होंने 4.2 जूल लिखी है। एंड जूल इज kg/m2 सेकेंड -2।
आगे कहते हैं सपोज वी इम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा एंड यूनिट इज टाइम इज गामा। तो सो दैट कैलोरी हैज़ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा -2 गामा +2 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है और किस में जाना है, एनर्जी में जाना है। तो देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था, क्या बताया था देखिए, पहले आप कंसेप्ट समझिए और आपको सब इजी लगेगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर ये तो पहला थर्ड है, तो एनर्जी है। पहली बात आपको यूनिट पहचानने की, यूनिट क्या दी है, और एनर्जी की जूल होती है। अगर लिखा भी नहीं होता क्वेश्चन में तो हम कहते हैं MLT 2E-2 होती है। तो पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग तो वही है क्या, केजी मीटर टू सेकेंड -2, पहले में वही है। लेकिन जो सेकेंड हो गई है, सेकेंड में ये कह रहे हैं कि जो हमारी मास है, जो मास है वो अल्फा केजी हो गया है, जो लेंथ है वो बीटा मीटर हो गया है, और जो टाइम है वो गामा सेकेंड हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर मास क्या है, केजी है, और यहाँ पे लेंथ आपका मीटर है, और टाइम यहाँ पे सेकेंड है। यहाँ पे तो सिंपल है। तो पूछ रहे हैं कि इसमें इसको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कर दे तो फिर वही N1U1 इक्वल टू N2U2, और आपको यहाँ पर N1 भी दिया है अगर आप देखें 4.2, ठीक। अब मतलब हमें N2 निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, N1U1 ओवर U2 इक्वल टू N2, बस वैल्यू रख दीजिए। N1 है 4.2, केजी को केजी रख लीजिए, मीटर को मीटर रख लीजिए, सेकंड को सेकंड रख लीजिए। सेम यहाँ पे भी केजी के नीचे अल्फा केजी, और यहाँ पे बीटा मीटर, और यहाँ पे सेकेंड -2, ये इससे कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट सेम होनी ज़रूरी है। तो 4.2, अच्छा गामा था तो ये आ जाएगा अल्फ़ा -1, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा तो बीटा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर होगा तो गामा का 2 हो जाएगा। ये प्रूव करना है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2.4। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्या पता कभी थ्योरी से यहाँ क्वेश्चन बन जाए, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल और डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाई और स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है। इन व्यू ऑफ दिस रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर एवर नेसेसरी। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, वो कह रहा है कि कोई डायमेंशन क्वांटिटी है, वो कितनी बड़ी है छोटी है वो मीनिंगलेस है, कब तक, विदाउट स्पेसिफाई और स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, जब तक कुछ स्टैंडर्ड नहीं ला रहे हैं तब तक वो मीनिंगलेस है। तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं कि बताइए कि ये जो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, ये इनको रिफ्रेम करिए। कह रहे हैं जैसे पहला कह रहे हैं एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर पहले स्टेटमेंट में जाएंगे तो बहुत सही है, जो एटम है आपका वो आपका वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं। क्लियर। अर्थ के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, जेट प्लेन मूव विद ग्रेट स्पीड। क्लियर है यहाँ तक। कह रहा है कि जो जेट प्लेन है मूव विद ग्रेट स्पीड, जो जेट है वो मूव विद ग्रेट स्पीड है, किससे, जो सुपर फास्ट ट्रेन है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि हमें रिलेटिव करना है ना, कंपैरिजन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाएंगे। जैसे कह रहा है द एयर इनसाइड द रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। अब आप ये भी बोल सकते हैं जो एयर इनसाइड द रूम है वो लार्ज मॉलिक्यूल कंपेयर करेंगे देन 1 मोल ऑफ एयर, 1 मोल एयर से ज़्यादा कर लेंगे। आपको एक कंपेरिजन करना है। और प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट सही है, बस ये रिफ्रेम करना है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। 2.5 क्वेश्चन देखिए, जो हमारा आपकी नई एनसीईआरटी में 1.5 है। कह रहे कि और न्यू यूनिट ऑफ लाइट इज चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। जो हम सी की वैल्यू ले रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह से लीजिए कि सी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड, पहली बात तो ये हो गया कि जो टाइम आपको 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है, इसका मतलब कितने सेकेंड हो जाएंगे, 500 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए, तो 8 इंटू 60 480 और प्लस 20 ये आ जाएगा। अब आपसे करें कि डिस्टेंस किसके बीच की निकालनी है, सन और अर्थ की। तो आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है।
तो अब ये तो 1 कह रहे हैं ना, अगर ये 1 होगी तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी 500, तो हमारी हो जाएगी 500 यूनिट ऑफ लेंथ। सिंपल क्वेश्चन है। 2.6 कायदे से हटा देना चाहिए क्वेश्चन भी इन्होंने, लेकिन नहीं हटाया, इसको मैं चेक करना पड़ेगा। चलो कर ही लेते हैं, हटा भी दिया तो। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2.6। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। आपको लेंथ मेजर करनी है और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सबसे बढ़िया डिवाइस है, मोस्ट प्रिसाइज है, ठीक है। और इसमें दिया है वर्नियर कैलिपर्स ऑफ 20 डिवीजन और स्क्रू रेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन। तो और थर्ड भी दिया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी हमें कोई डिवाइस की प्रिसीजन के बारे में या प्रिसाइज के बारे में, कितना प्रिसाइज रिजल्ट देगा उसके बारे में देखना है, तो आपने देखना है कि जिस डिवाइस का मिनिमम लीस्ट काउंट होगा वही डिवाइस आपका मोस्ट प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 2.6, मतलब 1.6 हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखो, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल है। आपके टोटल डिवीजन कितने हैं, 20 डिवीजन स्लाइडिंग स्केल है। तो अगर आप मेन स्केल डिवीजन, ये जो मेन स्केल डिवीजन है ये आपको पता रहता है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन को भी मेन में लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन। और जो वर्नियर स्केल डिवीजन है आपका ये कितना हो जाएगा, अगर 20 है तो 19 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं जो हमारे वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, जो हमारे वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको आपको कन्वर्ट करना है मेन स्केल डिवीजन में, ठीक। तो ये 19/20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 है तो फिर 19/20, अगर 10 है तो 1/10 हो जाएगा। अब अगर 1 mm की लेंथ है, ये अगर आपका 1 mm होता है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1 mm आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0 या 1/200, 1/200 कर लो इसको सेंटीमीटर में, 1/200 हो जाएगा। और अगर आप इसको डिजिट में लाएंगे 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वहीं जो लीस्ट काउंट होती है, सेकेंड पार्ट जो इसका है स्क्रू गेज की, वो होती है पिच, ठीक है। आपने लैब में करे होंगे एक्सपेरिमेंट, ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। और ये डिवीजन जो है ये सर्कुलर स्केल में है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप कि जो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो n मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं, जनरली ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ मेजर कर रहा है 0.05 कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसका निकालें, पिच आपको 1 mm दे रखी है और नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल आपको दिया था 100। तो अगर आप सर्कुलर स्केल के डिवीजन से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपका कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा ये, और सेंटीमीटर मतलब ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। और तीसरा आपको दिया है कि ऐसी कोई डिवाइस है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रही है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करेंगे तो आप ये मान के चलिए, क्वेश्चन में लिखा था एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमारा जो विजिबल की जो हमारी वो है वेवलेंथ, वो लगभग 6 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। तो इसको हम 6000 के आसपास होगी, तो 6000 एंगस्ट्रॉन कर लिया, ठीक है। और इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदल दें तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। वैसे मीटर में 10⁻10 होते हैं,
तो ये हो जाएगा 0.00006 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ये आपका सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। आपको एग्ज़ाम में इसी के ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जो प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट उस रीडिंग में उतनी ज़्यादा होगी। और सबके लिए अलग अलग आपका फॉर्मूला होता है। आगे चलिए, अब ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, कोई खास इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो क्वेश्चन कहते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2.7। कह रहे हैं कि स्टूडेंट है, उसने मेजर किया थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। तो 100 ऑब्जर्वेशन, 100 उसने क्या करा, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था 100, उससे उसने ऑब्जर्व किया और 20 ऑब्जर्वेशन निकाले। और कह रहे हैं कि एवरेज वैल्यू 3.5 है, तो एस्टिमेट थिकनेस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व कितनी की उसने, ऑब्जर्व करी 3.5, ठीक है, और मैग्निफिकेशन कितना था 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.035 mm। ठीक है, आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क ट्राई करना, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 कहते हैं द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाई एरिया ऑफ इतना ऑन अ 35 सेंटीमीटर स्लाइडिंग द साइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू स्क्रीन एंड एरिया ऑफ हाउस इज इतना। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और साइज ऑफ इमेज दिया है। तो जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला आप साइज के टर्म में ऐसे करेंगे, जो एरियल मैग्निफिकेशन, हमें एरिया निकालना है, तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना होता है उसका हम अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करें, ये ऑप्टिक्स से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप, साइज ऑफ इमेज और अपॉन में क्या होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, साइज ऑफ इमेज आपको दिया है, अगर आप देखें यहाँ पे 1.75 ऑन 35 मीटर स्लाइडिंग एंड द एरिया ऑफ हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55। तो ये आपको 1.55 क्या दिया है इमेज, और ये दिया है आपको ऑब्जेक्ट 1.75। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप बदल लीजिए, 1.55 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 पॉइंट डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। और जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू लगभग 8857 आ रही है, और 8857 को आप यहाँ रख देंगे तो ये 94.1 निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले का गेम है मेन, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। करें कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए, अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसके जो लेफ्ट साइड के जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो पहले में जो सिग्निफिकेंट है वो कितने हो गए, 1 हो गए, जो कि 7 है। सेकंड में साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो नॉन जीरो जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट सेकंड में कितने हो गए, 3 हो गए। थर्ड में देखिए, नंबर 1 से तो छोटा है, लेकिन जब भी डेसिमल आएगा तो उसकी जो टेलिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4 इसमें हो जाएंगे। तो आपको ये रूल एक बार रिवाइज कर लेने हैं। आगे देखिए, आपको दिया है 6320। देखो नंबर में डेसिमल है, जब भी नंबर में डेसिमल होगा तो सारे जीरो जो नंबर हैं, चाहे जीरो हो ना हो, डेसिमल हो तो सारे सिग्निफिकेंट, तो इसमें भी 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो फिर 3 ही होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल है और जीरो बीच में भी है। ठीक है, 6.30, तो इसमें भी 4 हो जाएंगे। और इसमें 1 2 3 4 लेफ्ट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे डेसिमल के केस में। अगर कोई भी नंबर, आपको ध्यान क्या रखना है, मैं कुछ पांच बातें बता रहा हूँ जो आपको लिख लेनी है। अगर सारे नॉन जीरो हैं, चाहे डेसिमल है या नहीं है, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 1 2 3 3 हो गए, जैसे 5 2 6 8 4 हो गए। लेकिन जैसे किसी नंबर में डेसिमल है, किसी नंबर में डेसिमल है, क्लियर है, और उस नंबर के लेफ्ट साइड के जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नंबर जब 1 से छोटा है। बाकी कहीं भी हो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसा आप कहेंगे
जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ और तब ज़्यादा समझेंगे। डेसिमल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 1200 है, तो अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन जैसे 1.200 है तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। तो डेसिमल के केस में जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट ही मिलेगा, एक केस को छोड़ के, चाहे ये हो तब भी 4। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, ये केस को छोड़ के बाकी सारे केस में, डेसिमल के केस में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको दिया है लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। किसी भी एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस दी है, तो आपसे करें एरिया और वॉल्यूम निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा आपको मैथ्स लगानी है नहीं। दो फॉर्मूला आनी चाहिए। जो रेक्टेंगुलर सीट होता है उसका जो हमारा वॉल्यूम होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ट्राई करिएगा। L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और जो एरिया होगा वो आपको पता होना चाहिए, L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल। अब देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब आपको क्या करना है। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, जब भी इंटू कर रहे हैं तो आपको नंबर में जो लीस्ट है उतनी वैल्यू रखनी है। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, उसमें 3 होनी चाहिए। और वैसे यहाँ पे भी ये LB BH HL, इसको आपको सॉल्व करके फिर एडिशन वाला रूल कैलकुलेट करना होगा। तो ये दो क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलें 2 पॉइंट। ये दोनों रिड्यूस हो चुके हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी 2025 में उन्होंने पूछ भी लिया। रिड्यूस होने के बाद उन्होंने 2.13 क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि बोनस में चले जाता, उसके अगर आप क्लेम करते तो नंबर मिल जाते। 2.15 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी ये बनेगा देखिएगा। कह रहे हैं फेमस इक्वेशन, एक फेमस इक्वेशन इसके बारे में लिखा है। तो एक बच्चा इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन वो कांस्टेंट जो होता है हमारा c स्पीड ऑफ लाइट, उसको रखना भूल गया। ठीक है, तो पहली बात बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। ये आइंस्टीन की जो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें जो रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच में रिलेशन है वो ये है। पहला तो इसका आंसर ये है कि हाँ c² आएगा। दूसरा, अब आप खुद देखिए, अगर आपको ये नहीं आता है, ये तो एक फॉर्मूला है। ठीक, दूसरा रिलेशन आप देखिए, ये मास है, ये मास है। तो अगर ये मास है, ये क्वेश्चन फॉलो किसको करेगी, डायमेंशन एनालिसिस को। तो यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, इसका मतलब है इस पूरे को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस। तो 1 तो डायमेंशन लेस है। अब v को डायमेंशन लेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v जैसी ही क्वांटिटी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और ये क्या है, स्पीड, तो v² है, तो हमने फिर c² से डिवाइड कर लिया। इसलिए जो ये बच्चा भूल गया था इस क्वेश्चन में है, तो c² से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो ऐसी बेसिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी। कहने द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेंट ऑन एटॉमिक स्केल इज नोन एन एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे आपने एंगस्ट्रॉन पढ़ा है, जिसको A0 से लिखते हैं हम, एंड इज डिनोट बाय दिस। तो आगे कह रहे हैं द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5। ये सीधा याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। देखिए आपको रेडियस दे रखी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, क्योंकि दो रिड्यूस हो गए थे तो ये 14 क्वेश्चन है। आपको रेडियस कितनी दी है, आपको रेडियस दी है 0.5 एंगस्ट्रॉन, का मतलब है 10⁻⁻10, क्योंकि हम यूनिट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स में हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे हमें ऐसा यूनिट में ही बात करनी है। ठीक है, और जो एटम जो होता है उसको स्पेरिकल एज्यूम किया जाता है, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3। ये स्पेयर का भैया वॉल्यूम होता है। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल के टर्म में निकालना है। तो आपको ये पता होगा नंबर ऑफ एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने, या किसी के भी आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल में जो एटम होंगे वो कितना होगा, 10⁻23। ये तो होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है आपका, इसको 6.023 इंटू 10⁻23, इसको इंटू कर देंगे 4/3 πr³ से। ठीक है, इसको जब आप इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप रेडियस की वैल्यू रख लीजिए, पाई की वैल्यू रख लीजिए, और आंसर इसका आप खुद करिएगा, इतना काम आपके लिए भी छोड़ते हैं। तो ये आ रहा है लगभग 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा आप कैलकुलेशन करेंगे तो हाथ सेट रहेगा आपका। आगे देखते हैं 2.18 नहीं 2.17, जो कि हमारा 1.15 है नई एनसीईआरटी में। ये नई एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर डाले हैं।
1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई इतना। देखो ये तो आपको बाद में याद ही हो जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है ये ऑक्यूपाई करती है कोई भी आइडियल गैस। कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। आपको मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये क्वेश्चन आपके आप सोचेंगे केटीजी से आए हैं, और जबकि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन आपके आए हैं ये यूनिट एंड डायमेंशन से। तो आपको रेशियो निकालना है मोलर वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना है बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम से, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, जो मोलर वॉल्यूम है अभी उसने बता दिया है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट। आपको एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है। एटॉमिक वॉल्यूम निकालने के लिए वही आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मोल में जो एटम है उसका इंटू करके किससे इंटू करना पड़ेगा, 4/3πr³। और अभी भी आपने इससे पहले देखा था। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ दिया है देखो, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो 22.4 इंटू 10⁻³ 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर आपको एंगस्ट्रॉन में दिया है 10⁻10 मीटर में कर लीजिए, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 0.89, ये मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख लिए हैं ताकि थोड़ी वीडियो हमारी क्या बनेगी, शॉर्ट बने, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप इसको ज़रूर कैलकुलेट करें, ठीक है। तो 10⁴ आ सकता है, ठीक है। ये रेशियो क्या है, बहुत लार्ज है, क्योंकि एक्चुअल साइज ऑफ गैस जो है हमारा वो बहुत ही स्मॉल है इन कंपेरिजन टू इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, इसलिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। आगे देखते हैं 2.16, ये और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, इफ यू लुक आउट ऑफ विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्री हाउस सीम्स टू मूव रैपिडली इन डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रेन मोशन। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है, आपके जो बस हैं या कोई भी वहाँ स्टेशन पर खड़ा है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि टॉप है, मून है, स्टार है, सीम्स टू स्टेशनरी। जो हमारे टॉप्स, मून और ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो दूर चीज़ें हमारी, ये स्टेशनरी दिखती हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट और आई के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइन साइट है, ठीक है, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट जैसे हमारे ट्री है, कोई बच्चा खड़ा है स्टेशन, वो चेंज होती है बहुत जल्दी। क्यों, ड्यू टू मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो इसलिए वो हमको क्या लगता है, मूविंग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन जब लाइन ऑफ साइट आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे, वो लगभग आपकी क्या होगी, चेंज होती नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस है आंख से। इसलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत हमारी दूर है ऑब्जेक्ट, ये मून हो गया, स्टार हो गया, ये हमें स्टेशनरी लगते हैं। ये सब खेल जो है हमारा वो लाइन ऑफ साइट का है, ठीक है। आगे आप इसको जब पढ़ेंगे और डिटेल में इसको आप एनएलएम में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और 2.19 तो लास्ट क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का, इसमें लिखा है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के हमारे 17 क्वेश्चन थे। अब हम जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तो यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। इस बार 25 का पेपर आप देख चुके हैं कि कैसा आया था। वो पेपर में आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे उसमें एनसीईआरटी और जेईई के क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दे रखे हैं। और मैं अपनी वीडियो में हर बार कहता था जेईई की पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर कर लो और बार बार रिवीजन करो। बस आप पता नहीं करते नहीं है तैयारी, फिर उसके बाद कहते हैं अरे पेपर टफ सभी के लिए आएगा। पैटर्न बदल गया था, टफ नहीं आया था वो पेपर। 2-3 क्वेश्चन उसमें बहुत थोड़े अलग टाइप के थे, बाकी पेपर ईजी था फिजिक्स का अगर मैं देखूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पलर देखते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो फोकस्ड बच्चे हैं, वो जरूर देखें इसको। और ये पूरी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, अगर आप अलग अलग नहीं देख पाते तो एक वीडियो लगा के 2x पे लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस। अब देखिए इसमें आपको सिग्निफिकेंट चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, अगर नंबर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन जो टेलिंग 0 है, जो नंबर के बाद में होंगे, वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत डाउट रहता है आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं,
मान लीजिए मैंने लिखा 0.001, तो इसमें सिग्निफिकेंट आप देखिए ये नंबर एक से छोटा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर मैं लिख देता हूँ 0.0.010, अब देखो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन 1 के बाद जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए, 2। अगर मैं लिख देता हूँ 0.0.1.0.0.1, अब आप कहेंगे सर ये चारों होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको काउंट क्या नहीं करना है, ये वाले। कब काउंट करना है इनको, अगर नंबर ऐसे हो गया तो इस केस में देखिए आप, अब ये अकेले जीरो नहीं है ना, तो नंबर एक से छोटा नहीं है, अब ये भी काउंट हो जाएंगे। तो अगर नंबर एक से छोटा है मतलब ये वाली कंडीशन, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएंगे। क्लियर है। और एक और आपको नहीं आता है कई बार, जैसे ये है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होते हैं, 4। कब, जब यहाँ डेसिमल हो। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता तब तब इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जब डेसिमल नहीं होते हैं तो टेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द सम ऑफ नंबर दिस इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए, जब भी हम किसी नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि डेसिमल के बाद जिस नंबर में जितने कम सिग्निफिकेंट हैं आंसर में वही रहेगा। अभी हम जोड़ नहीं रहे हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं। इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 3, तो आंसर में कितना रहना चाहिए, 1। तो इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 3, ये नहीं हो सकता। इसमें तो है ही नहीं भैया, ये तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, ये हो भी सकता है। हाँ, इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 है, और इस वाले में डेसिमल के बाद 2 है, तो डी और ए तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि 633.8 होगा या 664 होगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट। क्लियर। अब आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि ये बहुत क्लोज हो गए हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे मे बी इसको राउंड ऑफ क्या होगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपका फिर उस केस में बी हो जाएगा। क्लियर है ना। आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, इसको ऐड करने के बाद आएगा 663.821। उस हिसाब से तो सी सही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 8 को हटा के राउंड ऑफ करके कितना कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो इसके बाद एक सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या मैं इसको 0.0 नहीं कर सकता, समझ रहे। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं द मास इन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम दिया है देखिए, और आपसे डेंसिटी पूछिए, तो आपको पता होगा डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। और एक बात और बता दूं, जैसे प्लस माइनस में डेसिमल के बाद आपको चेक करना होता है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन प्रोडक्ट और डिवीजन का होगा, तो आपको टोटल नंबर में चेक करना पड़ेगा, जिसमें लिस्ट होगा आंसर में भी वही होगा। तो 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो आंसर में सिर्फ 2 होने चाहिए, हम और कुछ नहीं जानते। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो पूरा है। प्लस माइनस में डेसिमल के बाद देखना होता है कि लिस्ट, और प्रोडक्ट और डिवीजन में टोटल नंबर में। तो इसमें कितने हैं, 3, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कितने हैं लिस्ट, 2। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, बिना सॉल्व करे आंसर आ गया। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन करें जैसे 1.7 1.8 होता फिर हमको सॉल्व करना पड़ता, तो पहले चेक कर लीजिए, टाइम बचेगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं द नंबर 2.745 एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। मतलब आप जब भी राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना। तो देखिए, अगर हम पहले नंबर को करें 1 2 3, ये 4 है, 4 के बाद क्या आया, 5 आया। तो हमने ये देखा था एनसीईआरटी, जब मैंने लाइन बाय लाइन में आपको बताया था कि अगर 5 आ जाए, एक बात तो ये है कि 5 के बाद जैसे जहाँ पर करना है, अगर 5 से बड़ा नंबर आएगा तो एक बढ़ा दो, अगर 5 से कम ना आएगा तो फिर कुछ मत करो। लेकिन अगर 5 ही आ जाए तो उसके पहली डिजिट देखी जाती है, और अगर इवन है तो फिर कोई चेंज ही नहीं होगा, और अगर ऑड है तो एक बढ़ जाएगा। तो आप देखिए, इसमें तो 5 को ड्रॉप कर देंगे तो 2.74, लेकिन यहाँ ड्रॉप करने में आगे ऑड है तो 4 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट आर इतना इतना, द एरिया। अब आप देखिए, जो भी रेक्टेंगुलर सीट है आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे जब यहाँ पर,
तो ये क्या है 16.2 सेंटीमीटर, ये आपको लेंथ दी है। ब्रेथ कितनी दी है 10.01 सेंटीमीटर। तो देखिए आप इसमें पहले आप एरर निकाल लीजिए कितना है। तो अब आप सोचेंगे तो एरर का क्वेश्चन है, लेकिन ये एरर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये सिंपल प्लेन क्वेश्चन है। देखो लेंथ आपको उन्होंने एल प्लस डेल्टा एल के टर्म में दे रखी है, कितना 16.2 है, हम इसको 0.2 करके लिख सकते हैं। और वही आपको ब्रेथ दे रखी है बी प्लस डेल्टा बी, और ये आपकी कितनी है 10 प्लस 0.1। तो जो एरिया होगा बच्चों इसका वो भी क्या होगा ए प्लस डेल्टा ए होना चाहिए जो एरिया होगा। ठीक है, तो हमारा ए तो निकल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ से, ये आपकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रेथ हो जाएगी, तो ये तो 160 हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 160 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है इन्होंने इसको ऐसे नहीं लिया है। आप देखिए इन्होंने इसको इस मेथड से किया है, एल इक्वल टू क्या, अगर ऑप्शन 160 होता फिर हम जाते इस तरफ, ऐसे क्या होगा इन्होंने लेंथ को 160.2 प्लस सेंटीमीटर स्केल के इन्होंने लीस्ट काउंट को ऐड कर दिया है 0.1, मतलब ये आपका एल हो जाएगा और ये आपका डेल्टा एल हो जाएगा। सेम इन्होंने 10.1 प्लस 0.1 कर लिया है, जिससे क्या होगा ना ये आंसर हमारा फिट आ जाएगा जैसे इन्होंने दिया है। अब आप एल इंटू बी जब करेंगे एरिया निकालने के लिए, तो आपको 16.2 इंटू 10.1 करना है। तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में जो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट होंगे वो 3 होंगे। यहाँ देखिए कितने हैं 1 2 3 4, ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 ये तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3, तो ए तो इसका करेक्ट होगा। आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये 164 कैसे आया, जब आप इसका इंटू करेंगे उसके बाद राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर में आपको राउंड ऑफ करने के बाद आएगा। क्लियर, वैसे तो ए हम निकाल चुके हैं, लेकिन अगर आप इसको फिर भी सॉल्व करना चाहते हैं आप इसका इंटू करिए। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ, तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आ रहा है 163.62। देखो अगर हम इसको अप टू 3 प्लेस राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 से बड़ा नंबर है, तो 164 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी तो चलो हमारा आंसर मैच हो गया, कई बार ऐसा हो जाएगा कि आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, तो आपको लीस्ट काउंट एरर किस में निकालनी पड़ेगी, ये जो डेल्टा ए है, ए तो निकाल दिया, डेल्टा ए कैसे निकालेंगे देखिए, एल इक्वल टू एल इंटू बी है या ए इक्वल टू एल इंटू बी है, तो डेल्टा ए ओवर ए जो होगा आपका वो हो जाएगा डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अब आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी और इनटू एरिया। तो एरिया आप निकाल चुके हैं 164 रख दीजिए, डेल्टा एल आपका 0.1 एल और बी रख के सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी जब बच्चों में एक एनसीईआरटी या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक रिवीजन चेकलिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें और अच्छे से इसको समझाऊंगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा पेयर है जिसकी जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सेम है। ठीक है, नहीं है, सेम नहीं है पूछ रहे हैं, तो देखिए वर्क टॉर्क एनर्जी की सेम होती है, तो पहला तो होगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की सेम होती है। टेंशन और सरफेस टेंशन दोनों अलग अलग हैं, टेंशन एक तरह से फोर्स है और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, आपको कहा है मेजर ऑफ टू क्वांटिटी अलोंग द प्रिसीजन ऑफ डिजिट। इसमें देखो ए और डेल्टा एरिया है, बी और डेल्टा है, तो ए बी का पूछा है, जैसे हमने भी एरिया का निकाला सेम यहाँ भी करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 2 है, तो आंसर जो भी होगा उसमें 2 होंगे। तो देखो इन्होंने इस बार इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपको निकालना ही क्यों है, जब सब में 0.25 है 0.25 है तो हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब प्रोडक्ट में होगा डिवाइड में होगा तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर अब ये एरर निकालना पड़ेगा। तो जैसे आपको डेल्टा डेल्टा क्या निकालना है, डेल्टा ए बी निकालना है, जैसे ए बी की वैल्यू आपने ए बी तो कर लिया, और इस ए बी में एरर कितना है वो कैलकुलेट करना है आपको। तो इस ए बी का एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने भी आपको बता दिया, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहें सर बता दीजिए एक बार, तो ए बी का एरर क्या हो जाएगा, ए बी ओवर ए बी, आपको ऐसे ही लिखना है हर बार, फ्रैक्शन नहीं, ये रिलेटिव एरर कहते हैं इसको, डेल्टा ए ओवर ए
प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, इस ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0.25 दी है, तो डेल्टा ए बी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए आपका है 0.5 प्लस 0.01 और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा 2.5 और इसका ए आ जाएगा, बी आ जाएगा 0.10 और जो ए बी की वैल्यू है वो है 0.25। ठीक है, अब देखिए सब में सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग हैं, इसमें एक है, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें तीन है। वैसे तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसमें, फिर भी अगर हम देखें, देखिए यहाँ डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, पहले वाले टर्म में एक ही आएगा। यहाँ कितना आएंगे, एक दो, और यहाँ भी एक ही आएगा। मतलब इस ओवरऑल क्वांटिटी से कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0.25, तो इसका मतलब यहाँ दो है, तो जो आंसर होगा उसमें कितना आना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट आना चाहिए। ठीक है, तो एक किस में है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेशन करें। समझ रहे हैं, आप खुद ही देखिए ना, ये डिवीजन है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट आना है 1 आएगा, ये डिवीजन है लीस्ट आना है तो यहाँ भी 1 आएगा। अब यहाँ इनटू में 2 है तो 1 और 2 में लीस्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 तो एक ही में है ना। अगर एक से ज़्यादा में होते तब हम दिक्कत में आ जाते, इसमें हम दिक्कत में आ गए। क्यों, यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ 3 है, ये तो नहीं है, इन तीनों में से एक होगा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ए ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, बस आपके लिए होमवर्क है। इसकी पावर दे दी है। पावर जब भी होगी, देखिए जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाती है, जैसे मान लीजिए एक्स ऊपर आ गया, ठीक है, या कोई भी एक क्वांटिटी के ऊपर एक्स आ गया, तो ये नीचे आ जाता है, एक्स डेल्टा ए ओवर ए हो जाता है और कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसमें डेल्टा ए बी निकालना है, तो ये एक सिग्निफिकेंट, ठीक है, दोनों में कितने हैं, नहीं एक नहीं दो हैं। 1.0 पॉइंट के बाद डेसिमल भी होता है, तो दो सिग्निफिकेंट दो, तो आंसर में दो आएगा। देखो इसमें दो हैं, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 1.4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, क्लियर है, और इसमें भी है। आपको ये डेल्टा ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप कुछ एक्स ले लो ए बी को, ठीक है, ए बी को आप एक्स ले लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए बी की पावर हाफ हो गई। अब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू में एरर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, और ये जो एक्स है ना, ये एक्स की वैल्यू क्या है, हमने भी देखा डेल्टा ए बी है, और डेल्टा ए बी तो क्लियरली आपने देख लिया है कि 1.4 ही आना है, क्योंकि ए में भी वही है, सी में भी वही है, डी में भी वही है। तो आप बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए। अब खुद हम इसको सोचते हैं, देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, एक है, जो डेल्टा ए है इसमें सिग्निफिकेंट एक है, ए में कितने हैं, दो हैं, ठीक है, बी में कितने हैं, अगेन एक है, डेल्टा बी में एक है, इसमें दो हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में लीस्ट होंगे तो मतलब एक होगा, इसके आंसर में लीस्ट होंगे तो पूरा ओवरऑल एक होगा। लेकिन एक्स ए बी जब हमने निकाला उसमें दो है, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अब देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब आप इसको गेस नहीं कर सकते, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, सबकी वैल्यू पुट करिएगा, तब आपको आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने एक एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था। एनसीईआरटी जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो कह रहे हैं कि मोस्ट प्रिसाइज क्या है, तो मैंने आपको वहाँ बताया था जिसका लीस्ट काउंट एरर कम होगा उसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा, प्रिसाइज वैल्यू ज़्यादा होगी। या आप ये भी कह सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जो सबसे छोटी है यूनिट वाइज, तो उसका वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो इसमें एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो एमएम सबसे छोटा है, ठीक है ना। एक एमएम में कितने मीटर होता है, कमेंट करिएगा, तो ये आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, कौन सा एक्यूरेट है, तो सबसे एक्यूरेट कौन है, जो इसके बहुत पास होगा, ठीक है। तो अगर इससे कम वैल्यू है, जैसे 4.9 समथिंग है, तो आप उसको पहले प्रेफर करिए। देखिए बहुत दूर है, एक्यूरेट मतलब जिसके बहुत क्लोज है, तो 4.9 हो जाएगा इसके। तो बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यंग मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील इज इतना। तो आपको स्टील का यंग मॉड्यूलस दिया है भैया, कितना दिया है, 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर मीटर कर सकते हैं इसको, क्योंकि अपॉन में है।
व्हेन एक्सप्रेस इन सीजीएस, सीजीएस मीन्स जो फोर्स होता है सीजीएस में वो न्यूटन की जगह पे डाइन आ जाएगा और सेंटीमीटर की जगह, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पूछ रहे हैं वैल्यू कितनी है। अब देखो ये तो भले लोग हैं, इन्होंने दे दिया है न्यूटन में इतना डाइन होता है, मीटर में इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये पता होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 1.9 इंटू 10⁻11 और 10⁻5 आपके डाइन हो जाएंगे, न्यूटन की आपने वैल्यू रख दी। और वहीं अगर मीटर स्क्वायर की, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 कितना बच गया, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो ये बचेगा 10⁻12 आ जाएगा। और डाइन इसको आप पर सेंटीमीटर 2 भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। और आप कह सकते हैं सर हम क्या इसको इससे कर सकते हैं, N1U1 = N2U2, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेटा पता था तो हम क्यों करें, हम सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट पकड़ेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नीट जेईई के एस्पिरेंट हैं वहाँ ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ एनर्जी, इफ़ मोमेंटम, एरिया, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी को ले लें तो एनर्जी की यूनिट बताओ। देखो बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में भी बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स में सारी प्रॉब्लम मास, लेंथ, टाइम के टर्म में हम एक्सप्रेस करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी अदर क्वांटिटी, कोई भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल एज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं। बस उसके लिए करना क्या है, आप डायमेंशन का जो बेसिक फॉर्मूला है कि कितनी पावर बनाएं कि वो ड्राइव को एक्सप्रेस करने लग जाए, वो लगाना है। जैसे हमें यहाँ पे यूनिट किसकी चाहिए, एनर्जी की, तो आपको क्या करना है, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर की पावर हम मान लेते हैं एक्स, एरिया की पावर हम मान लेते हैं वाई, और टाइम की पावर हम मान लेते हैं जेड। कि हम जो मोमेंटम है उसको हम कितना बढ़ाएं, हम एरिया को कितना बढ़ाएं, टाइम को हम कितना बढ़ाएं, ठीक है। तो हमने एक्स वाई जेड और प्रोपोर्शनल कर दिया, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन यहाँ पर होती ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इक्वल टू कर लेते हैं। दोनों साइड एनर्जी रखते हैं, या आप बोल दो दोनों साइड डायमेंशन रखते हैं। जैसे एनर्जी की इस साइड रख दी तो मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो MLT -1, ठीक है। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L²। और टाइम तो आपका टाइम ही रहेगा। ये दोनों तरफ आप डायमेंशन करके एक्सपोनेंट एक्स वाई जेड को निकाल लीजिए। तो ML2T-2 है ये L की पावर 2 है। और यहाँ पर देखिए M की पावर x आ गया और M नहीं है, यहाँ पे L की पावर x और L एक ही पावर बनाना, सबको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर T की पावर ये x है और ये z है। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो मतलब मोमेंटम हमारा एक पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो मोमेंटम एक पहले में भी है, दूसरे में नहीं है, ये कट गया, तीसरे में भी है, चौथे में, मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ अगर हम एरिया की निकाल लें पावर तो हम निकाल सकते हैं। तो एरिया की पावर मतलब लेंथ क्या है, x+2y, और ये 2 है, और x की पावर कितनी है, x की वैल्यू 1 आई, तो ये आंसर आ जाएगा y आ जाएगा आपका 1/2। इसका मतलब क्या है, 1/2 वाला ऑप्शन ये नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है, तो डी ऑप्शन हो गया। टी को निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक तरीका तो ये है करने का, ये हर जगह लगेगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसकी पावर बढ़ानी है जो भी उसने फंडामेंटल क्वांटिटी कही है, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है बच्चों, अगर आप फॉर्मूले से इसको खेल सकते हो तो उससे भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एनर्जी होता है, आपको एनर्जी का अगर कोई भी फॉर्मूला याद आ रहा है तो एनर्जी क्या होता है, M×C, mc² होता है, आइंस्टीन की जो रिलेशन है। तो अगर आप इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, मतलब हमें P, A और T इन तीनों के टर्म में ही बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टिपिकल होता है इसको इसमें एक्सप्रेस करना, कहीं कहीं पर आसान होता है, ठीक है। जहाँ पर इजी होगा हम ये वाले मेथड से भी कर देंगे, और अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये वाली मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 13 जो है आपका, अब जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसमें मोर देन वन ऑप्शन भी वाले एमसीक्यू हैं, तो हम अब उसमें चले गए हैं। तो 13 कह रहा है कि डायमेंशन से आप ये बताइए कि कौन सा इक्वेशन सही है। तो इसमें क्या लगेगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं, वही क्वेश्चन सही होगी जिसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायमेंशंस इक्वल है। अब आप देखिए, y इधर डिस्प्लेसमेंट है, a इधर डिस्प्लेसमेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। और आपसे पूछा है करेक्ट नहीं है, तो पहला वाला तो हो गया, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, ठीक है। तो अगर जैसे हमने साइन 2π
T/T लिखा है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन अगर नहीं होगी तो इस पूरे टर्म की भी नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन तो जो है वो करेक्ट है। सेकंड देखिए, y क्या है, y L है, y आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जो बी ऑप्शन है, y की तो L हो गई, a की L हो गई, ये तो सही है। क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डायमेंशनलेस है? आप देखिए इसकी तो होगी नहीं, तो वेलोसिटी की होती है LT-1 और टाइम की t, और इसको तो सॉल्व करके L आ रहा है, तो ये तो डायमेंशनलेस ही नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सी पे चलते हैं, देखो ये A/T हो गया, ये तो वैसे ही नहीं है, क्यों? क्योंकि y की तो L हो गई, a की भी L हो गई और इधर t हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम बाद में देखेंगे, पहले हम नॉर्मल को देखें, वही डायमेंशनलेस, वही डायमेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी और सी हो गया। डी में देखिए, अच्छा आप कहेंगे सर अंदर बताइए, देखो साइन T/A है, इसको इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इस पूरे को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, लेकिन ऊपर इसकी t हो गई और इसकी L हो गई, इसकी तो डायमेंशन L−1 t निकल के आ रही है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके जो अंदर एंगल में है उसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी और सी, जो कि आपका बी और सी दिया हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है बच्चों, दो क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसकी डायमेंशन सेम हो। दो टर्म को हम तभी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। अब आप यहाँ पे देखिए, ये P है, ये Q है, ये R है। अब आपको देखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मीनिंगफुल क्वांटिटी कभी भी नहीं होगी और P/Q/R की डायमेंशन डिफरेंट है। देखो अगर इनकी डायमेंशन डिफरेंट है तो इन्होंने माइनस कैसे कर दिया, तो ये गलत है, ए ऑप्शन तो इसका हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, यहाँ भी इन्होंने प्लस कैसे कर दिया, माइनस प्लस आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये मीनिंगफुल हो सकते हैं, कैसे? देखिए ये PQ-R है, मे बी ये सही हो जाए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे आपने पढ़ा V = U+AT, ये पढ़ा। देखो इस टर्म की डायमेंशन अलग है, इसकी अलग है, एक्सलेशन की अलग है, टी की अलग है, लेकिन AT का जब इंटू करते हैं हम तो ये भी, इसकी डायमेंशन भी क्या आ जा रही है, LT-1। तो दो डिफरेंट क्वांटिटी की अगर आप डायमेंशनली इंटू करें या डिवाइड करें, मे भी हो सकता है वो एक ही डायमेंशन रिप्रेजेंट करने लग जाए, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी को हम आंख बंद करके ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते। तो ए और ई तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। हो सकता है पी और क्यू, जैसे मैंने आपको 80 का एग्जांपल दिया, पी और क्यू दोनों इंटू करके भी आर के बराबर निकल के आ जाए, ठीक है। तो ए और ई इसका गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि फोटोन ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी इतना, विच फ्रीक्वेंसी एच इज प्लैंक कांस्टेंट। कह रहा है डायमेंशन ऑफ एच क्या होगा। देखो मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जेई रिवीजन चेकलिस्ट एक वीडियो बनाऊंगा, जेई नीट की रिवीजन की जो बहुत बढ़िया चेकलिस्ट होगी वो इसके बाद आ जाएगी। हर चैप्टर वाइज मैं एक सीक्वेंस में काम करने वाला हूँ इस बार, तो वहाँ पर आप ये समझ जाएंगे कि किसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट है ना, आपको निकालने की ही जरूरत नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, और एंगुलर मोमेंटम को ही एंगुलर इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो बी और डी इसका सही हो गया। लीनियर इम्पल्स जो है, लीनियर इम्पल्स लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी एंड डी इसके करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कह रहे हैं कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड आर टेकन टू फंडामेंटल क्वांटिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास टाइम इन टर्म्स ऑफ 3 चूजन क्वांटिटी। दो आपको दी है, कह रहे हैं कि तीसरा हम किसको लें जिससे वो अपना जिससे हम क्या करें, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें, जिससे क्या करें, किसी अन्य क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, B, D। क्यों? देखो HC जो मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया कि प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेके भी हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पता होगा मास भी क्या है, मास भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को भी ले सकते हैं, लेकिन चार्ज डिराइव क्वांटिटी है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा इसका। बाकी तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, तीनों को हम ले सकते हैं और तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी को। अभी जब जेई और नीट जो रिवीजन चेकलिस्ट आएगी जो हमारी, उसमें मैं HCG का तुम्हें एक बहुत बढ़िया वो सिखाऊंगा कंसेप्ट कि HCG से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर। अब देखो इस आपने ये पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो फोर्स पर एरिया ए ऑप्शन तो क्लियरली दिख रहा है। अब ये मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो पहला तो होगा ही होगा। अब आपको दूसरा भी सिलेक्ट करना है, तो दूसरे एरिया को अगर हम वो करें तो देखिए सबके ऊपर एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ये तो हो नहीं सकता, एनर्जी है। तो आपको पता होगा फोर्स को अगर हम डिस्टेंस से इंटू कर दें,
ऊपर भी डिस्टेंस से इंटू कर दें, नीचे भी डिस्टेंस से इंटू कर दें, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, और एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू लेंथ हमारा वॉल्यूम होता है, और वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, बी ऑप्शन। तो ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आपको वो ऑप्शन से भी कभी कभी चेक करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। अब इसमें से कौन सा टाइम यूनिट का नहीं है। जैसे यूनिट ऑफ टाइम मतलब देखो सेकंड तो है ही, आपको पता ही है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है हमारा, मिनट, सेकंड, आर आपको पता ही है। पार्सेक, पार्सेक आपका डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, ईयर भी है और लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आप मुझे लाइट ईयर और पार्सेक के बारे में बताएंगे कि लाइट ईयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप इसको डिफाइन करिएगा, और मैंने ये दोनों आपके लिए लिख दिए हैं। जो लाइट ईयर की वैल्यू है वो इतनी होती है, और पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा पढ़ेंगे, इसको ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको थोड़ा याद रहेगा। मेरे बताने से आप फिर क्या करेंगे, भूल जाएंगे एक दो बार। तो ये आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हमारी एक्सरसाइज प्रॉब्लम थी। होप आपने इन्जॉय करी होगी, और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उसमें कोई शॉर्ट वीडियो या डाउट सेक्शन करके कोई वीडियो बना दूंगा, और आप उसको ईजिली समझ जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अगला हमारा होगा काइनेमेटिक्स का, और उसको हम देख के फिर नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, आपको एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।